हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए दोस्तों, हमने कहानियों की शुरुआत कर रखी है। मतलब आपके यूजीसी नेट 7 इकाई है, यानी यूनिट 7 है। तो कहानियाँ हम पढ़ रहे हैं। ये हमारी दूसरी कहानी है, धुलाई वाली हमारी दूसरी कहानी है राजेंद्र बाला घोष की। इससे पहले भी हमने एक कहानी पढ़ ली है, चंद्रदेव से मेरी बातें। तो इस तरह से ये दोनों ही कहानियाँ राजेंद्र बाला घोष की हैं। और आपके पाठ्यक्रम में कुल 21 कहानियाँ हैं। मैं सभी पढ़ाऊँगी, यानी पूरा पाठ्यक्रम निःशुल्क पढ़ाऊँगी। सिर्फ अगर आपको PDF लेनी है तो मात्र और मात्र 1499 रुपये में आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरा WhatsApp नंबर है, इस पर मैसेज करके। लेकिन पढ़ाने का कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। पूरा पाठ्यक्रम निःशुल्क पढ़ाऊंगी क्रमबद्ध से। अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको TGT से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक संपूर्ण जानकारी निःशुल्क दी जा रही है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। पूरा पाठ्यक्रम निःशुल्क करवाया जा रहा है, यानी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का पूरा पाठ्यक्रम, यानी आपका ऑब्जेक्टिव भी होगा इसमें और आपका सब्जेक्टिव, दोनों पेपर होंगे और दोनों का निःशुल्क करवाया जाएगा। ठीक है, इससे संबंधित MCQ भी करवाए जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। ये है बंग महिला और धुलाई वाली कहानी है। तो अभी हम जो भी आगे पढ़ेंगे चर्चा करते रहेंगे। तो एक बार सब्सक्राइब कर दो, लाइक किया करो भाई। आप लाइक बहुत कम करते हो। निःशुल्क आपको सारी सुविधा दी जा रही है, पता नहीं लाइक में कोई पैसे भी नहीं, क्यों कंजूसी करते हो। और शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों से दबा के, ताकि हम क्या है, जब ज़्यादा आप लोग जुड़ते हो मेरा उत्साह और बढ़ता है और मैं और मेहनत करती हूँ आपके लिए। ठीक है, तो ये भी मानवीय प्रवृत्ति होती है। जो हमें प्यार करता है तो हमें भी क्या है, उनकी और आगे कुछ करने के लिए मन करता है। और कमेंट करके नहीं बताते हो कि आप कैसे। हो सकता है भी हर एक मानवीय प्रवृत्ति होती है, उसमें कुछ गलतियां भी होती हैं, मेरे से भी होती है। मैं नहीं मानती कि मैं संपूर्ण हूँ, मेरे से भी गलतियाँ होती है। तो कमेंट करके आप अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दिया करो। तो आज हम पढ़ेंगे बंग महिला की कहानी है, धुलाई वाली, यानी राजेंद्र बाला घोष इनका पूरा नाम है। इससे पहले भी मैंने इनकी पहली कहानी पढ़ा दी, वो भी देखिए क्रमबद्ध रूप से चल रहे हैं। हिंदी की प्रथम कहानीकार राजेंद्र बाला घोष का जन्म। और ये नाम, ये मैं बता रही हूँ कि इनका नाम पहले जो साहित्य का इनका नाम है, यानी ये जब ये रचनाएं लिख रही थी तो ये रचनाएं छदम नाम से लिख रही थी, ये छदम नाम से। तो इस छदम के नाम के पीछे भी कारण बताऊंगी। तो पहले एक दो लाइनें हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसका कारण बताऊंगी। श्रीमती राजेंद्र बाला घोष का जन्म सन 1882 में बनारस में हुआ था। और मृत्यु, ये प्रिंट में गलती हो गई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, इसको आप सुधार लेंगे। 1951 आएगा। ठीक है, ये प्रिंट में गलती हो गई है। ठीक है, तो इनकी मृत्यु 1951 में हुई थी। और ये मैं कहना चाहूँगी कि छदम नाम से क्यों लिखती थी। अब देखो, यहाँ आप पढ़ रहे हो हिंदी की प्रथम कहानीकार राजेंद्र बाला घोष। तो इनका जन्म हुआ था 1882 में। और ये कहानियाँ, मतलब कि इनकी जो ये कहानी, इनकी जो पहली कहानी 1904 में आई थी, जो पत्रात्मक शैली में लिखी गई, चंद्रदेव से बातें वाली, चंद्रदेव से मेरी बातें, ऐसी कुछ है नाम है। तो इनकी 1904 में कहानी आई थी। तो 1904 के दौर से लगाकर 1900, लगभग 1904 ही हम पढ़ेंगे, 1904 से लगभग 1917 तक इनकी लेखनी चली है, लगभग 1917 तक। तो 1904 के दौर में हम देखेंगे, 1904 में ये कहानियाँ लिख रही थी। तो 1904 में इन्होंने शुरुआत की। तो 1904 के और आज के ज़माने में आप तुलनात्मक देखो। अब तो क्या है, स्त्रियों को बहुत ज़्यादा, कुछ घरों में तब भी होता है और मैंने देखा भी है, शायद आपने नहीं देखा होगा, लेकिन कुछ घरों में आज भी होता है, जो कि शादी के बाद पढ़ाई में अड़चने आने लगती है। मतलब कि कोई साथ देने वाला नहीं होता है। और मेरे पास कमेंट भी आते हैं, मैम कोई साथ नहीं दे रहा, क्या करें। तो मैं यही कहती हूँ, अपनी पढ़ाई ना छोड़ें। तो ये तो एक रहा हमारे आमतौर पर बात। अगर हम साहित्य के तौर पर बात करें तो आज के ज़माने में, उस ज़माने में तुलनात्मक रूप से हम अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा कि 1904 के दौर में
अगर पढ़ना इतना मतलब कितना अपराध माना जाता था कि स्त्री की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता था कि भाई ये क्या है, ये अवगुण भरे पड़े हैं इसमें, इसको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। तो अगर कोई थोड़ी बहुत महिलाएं पढ़ रही थी तो वो छुप छुप कर साहित्य पढ़ती थी। अब छुप छुप कर साहित्य पढ़ने, और ये उस दौर में लिख रही थी, तो उस दौर में लिख रही थी तो इसलिए ये अपना नाम उजागर ना हो। मान लीजिए मेरा नाम अंजना है, ठीक है, तो मेरा नाम अंजना है, तो अभी क्या मैं जो कहानी लिखूंगी, जैसे मैंने सविता नाम से लिख दी, जो भी नाम है अंजू नाम से लिख दी, मैं अपना जो वास्तविक पहचान छुपा कर लिखूंगी, ठीक है। तो उसी तरह से लिख तो रही थी राजेंद्र बाला घोष, लेकिन किस नाम से, छदम नाम की आड़ में लिख रही थी। बाकी कल कुछ हो जाए तो ये लोग इनकी पहचान छुपा कर लिख रही थी, कहने का प्राय ये है, ठीक है। लेकिन पहचान छुपा कर लिखना भी बहुत बड़ी बात होती थी उस समय में। राजेंद्र बाला घोष यानी बंग महिला द्वारा लिखित दुलाई वाली कहानी 1907 में सरस्वती पत्रिका के भाग 8 और संख्या 5 में प्रकाशित हुई थी। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है, ये सबसे पहले मैं कह रही हूँ ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए, सब्जेक्टिव के लिए, दोनों ही आप इनको जरूर याद रखोगे। मैं जहाँ महत्वपूर्ण बातें होंगी उन पर जोर दूंगी, और जो जहाँ जोर देने की आवश्यकता नहीं होगी वो मैं से ऐसे ओरल पढ़ लूँगी, तो हम समझ लेना, ठीक है। अभी भाई राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखित धुलाई वाली कहानी 1907 की सरस्वती। अब ये आएगा, ये कहानी कब प्रकाशित हुई थी, तो याद रखेंगे 1907 में प्रकाशित हुई थी। कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। भाग कौन सा था, 8 था। संख्या कौन सी थी, 5 थी, ठीक है। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको याद नहीं हुआ, वो हो गया होगा। कहानीकार की प्रमुख विशेषता यह है, माफ कीजिए, कहानी की प्रमुख विशेषता यह है कि रचना हास्य सर्जन की परंपरा से हटकर मौलिकता और कल्पनाशीलता का अनोखा वर्णन है। दुलाई वाली कहानी को प्रथम मौलिक कहानी माना गया है। अब आप कहोगे मैम आप तो दूसरी बता रही थी, वो पहले, तो ये प्रथम कैसे आई, तो ये बात ध्यान रखेंगे, शब्दों पर ध्यान दिया करो। ये है मौलिक कहानी। जब ये कहानी इन्होंने लिखी उस समय क्या है, हास्य सर्जन यानी मजाक में की परंपरा से हटकर, मतलब सिर्फ एक ही हंसी मजाक में लोग लिख रहे थे, लेकिन एक मौलिकता, एक जो समाज में मौलिकता का मतलब होता है कि जैसे समाज को जो वास्तविकता होती है ना, जैसे पर्दा प्रथा है, बाल विवाह है और दहेज प्रथा है, जो ऐसी समस्याएं जो समाज से खिलाफ जाकर, यानी एक हिम्मत चाहिए मौलिकता के भी लिखना। कल्पनाशीलता पर भी लोग लिख सकते हैं, लेकिन उन्हें कल्पना का सहारा तो लिया है, लेकिन जो समाज में जो बुराइयां थी उनको उजागर किया है। तो आगे बढ़ेंगे। कला की दृष्टि से अत्यंत प्रौढ़ कहानी है। राजेंद्र बाला घोष ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रेरणा से हिंदी में लेखन प्रारंभ किया है। मतलब कि ये प्रश्न ये बनेगा कि राजेंद्र बाला घोष ने किसकी प्रेरणा से हिंदी में लेखन कार्य प्रारंभ किया, तो ये ध्यान रखेंगे, रामचंद्र शुक्ल की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी में लेखन कार्य प्रारंभ किया। अब आगे बढ़ते, इस कहानी में लेखक ने हास्य कहानी के रूप में लिखा, मतलब ये कहानी कैसी हंसी मजाक वाली है, लेकिन हंसी मजाक के माध्यम से हमारी लेखिका क्या उपदेश देना चाहती है वो हम पढ़ेंगे। काशी और उसके आसपास जनजीवन तथा स्त्री पुरुष की सोच, उसके मनोभाव को स्वाभाविक रूप से चित्रण किया है। अब देखो, मनोभाव का मतलब ये होता है कि मानसिकता। अब मैं आपके प्रति कैसे मानसिकता रखती हूँ, आप मेरे प्रति कैसे मानसिकता रखते हो, और हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, यानी समाज के लोगों की विचारधारा कैसी है। स्त्री पुरुष की विचारधारा में अंतर होता है कि पुरुष स्त्री का कितना सम्मान करता है, उस पर क्या है, कितनी स्वतंत्रता देता है, ये सब बातें इस उनके आसपास उस समय की बातों, इन कहानी के माध्यम से पता चलता है। कहानी की शुरुआत काशी के दशाश्वमेध घाट से शुरुआत होकर इलाहाबाद में ख़त्म होती है। तो यहाँ आप एक चीज़ और ऐड कर लेंगे, इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से, ठीक है, इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से। और ये जगह के नाम आप देखोगे, ऑब्जेक्टिव मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं तो उनमें क्या है, इनकी जगहों के नाम बार बार पूछे गए हैं। तो ये जगह है, जो स्थान है आप याद रखेंगे, दशाश्वमेध घाट से शुरुआत होती है और जो कहानी का अंत होता है ना वो इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से होता है, ठीक है। अब कहानी के पात्र देखेंगे। देखो 1 मिनट का मैं समय लेना चाहूँगी।
अगर आप इसकी PDF चाहें तो आप 90 68 68 49 54 पर प्राप्त कर सकते हैं मैसेज करके। पूरा पाठ्यक्रम निःशुल्क पढ़ाऊंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और कुछ बातें ऐसी हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब मैं पढ़ाती हूँ तो आपको स्पेशल बैठ कर पढ़ने की आवश्यकता नहीं, काम करते करते भी मेरी कहानी सुन लिया करो। मतलब मैं कहानीकार नहीं हूँ, मतलब कि मैं जो कहानी आपको सुनाती हूँ वो सुन लिया करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप स्पेशल इसके लिए समय निकालो। मैं हमेशा कहती हूँ काम करते करते मेरी ये जो मैं सुनाती हूँ आपको जो कहानी है वो सुन लिया करो, जो वीडियो डालती हूँ। वंशीधर, अब वंशीधर है जो इस कहानी का मुख्य पात्र, यानी आप इसे नायक समझेंगे, ठीक है। मुख्य पात्र मतलब नायक है, एक्टर है, जिसको आप एक्टर बोलते हो नायक, हिंदी में उसे नायक बोलते हैं। तो मुख्य पात्र यानी कि नायक है जो इलाहाबाद के निवासी, कहाँ के निवासी, इलाहाबाद के हैं, ठीक है। नवल किशोर है वंशीधर का भाई, मेरा भाई जो हसमुख, यहाँ हसमुख गलत दिया है, चंद्रबिंदु लगा लेना, ठीक है। हसमुख व्यक्ति है, ये मैंने गलती नहीं की, प्रिंट वाले ने कर रखे, ये आप सोचो मैंने इतनी गलतियाँ कर रखी, ठीक है। इतने आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो, खुद भी ठीक कर लोगे, ऐसी कोई ज़्यादा गलतियाँ इसमें है नहीं। नवल किशोर वंशीधर का मेरा भाई जो हसमुख व्यक्ति है, मतलब कि ये दोनों क्या है, मतलब भाई हैं, लेकिन कौन से भाई हैं, ये क्या है, वंशीधर का ममेरा भाई, ममेरा मतलब मामा का बेटा, ठीक है, ममेरा भाई। जानकी देई वंशीधर की पत्नी, और एक ग्रस्त भी मिस्टेक हुई है, इसमें तय कर लेना, ठीक है। तय की जगह इसमें तय कर लेना, ठीक है, ग्रस्त में भी गलती हुई है। जानकी देवी वंशीधर की पत्नी एक ग्रस्त महिला है, सीता वंशीधर की साली है, और लाठी वान ट्रेन में एक यात्री है। तो एक बार हम इनका फिर से विवरण कर देते हैं। अन्य पात्र या गुण पात्र भी आप कह सकते हैं, अन्य पात्र या गुण पात्र। नवल किशोर की पत्नी का नाम नहीं है, यानी वंशीधर की पत्नी का नाम तो क्या दिया है, जानकी देई, लेकिन यहाँ ध्यान देंगे नवल किशोर की पत्नी का नाम यहाँ नहीं आया। अब वंशीधर के जो ससुराल में है, सास है, साला है, साली है, इक्के वाला मतलब तांगे वाला, ठीक है। हम यहाँ से शुरुआत में फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी प्रकार से याद हो जाए। वंशीधर मुख्य पात्र जो इलाहाबाद का निवासी है, मतलब वंशीधर इस कहानी का क्या है, नायक है, और इलाहाबाद में रहने वाला है। नवल किशोर वंशीधर का क्या है, मामा का बेटा है, यानी मेरा भाई है, और इसका जो है बहुत जिगरी दोस्त है, हसमुख व्यक्ति है। जानकी देई कौन है, वंशीधर की पत्नी है, और एक ग्रस्त महिला है, मतलब कि घर में कामकाज करने वाली है, जो आप आजकल हाउस वाइफ बोलते हैं वो है। सीता क्या है, वंशीधर की साली है, और मतलब जानकी देई की बहन है। लाठीवान एक ट्रेन में एक यात्री है। गुण पात्र आप देख लेंगे, नवल किशोर की पत्नी का नाम नहीं आया है, वंशीधर की पत्नी का नाम जानकी देई है, सास है, साला है, साली है, साली का नाम सीता है, और इक्के वाला मतलब तांगे वाला है। अब हम पढ़ेंगे इस कहानी की समीक्षा, अब ध्यान से पढ़ेंगे आप, मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। वंशीधर कहानी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके अपने ससुराल गोदालिया, ये जगह का नाम जरूर याद रखेंगे, गोदालिया अपनी पत्नी को लेने आई थी। मतलब इन्होंने स्नान कहाँ किया, दशाश्वमेध यज्ञ में, मतलब माफ़ कीजिए, मेघ में। और घाट है, मतलब घाट जो एक पानी का जो होता है ना, जैसे तालाब टाइप में, उस तरह से स्नान करके ससुराल गोदालिया, ये उनकी ससुराल कहाँ है, गोदालिया, और अब पत्नी को लेने गए हैं। तभी वंशीधर को तार मिला कि उनके ममेरे भाई आज ही रेलगाड़ी से इलाहाबाद जा रहे हैं। मतलब उसकी ममेरे भाई का क्या नाम, वंशीधर, और जो उसका दोस्त भी है। तो वंशीधर भी अपने भाई के साथ जाने हेतु जल्दी जल्दी ससुराल जाकर अपनी साली सीता को अपनी बहन को बुलाने के लिए कहते हैं। तो यहाँ मतलब ये आया कि वंशीधर ने दशाश्वमेध घाट में स्नान किया, फिर वो ससुराल चले गए, ससुराल का नाम क्या है, गोदालिया है। और वंशीधर को क्या मिलता है, तार मिलता है। तार किसका मिलता है, उसके अपने दोस्त का, जो उसका मेरा भाई है, क्या है, नवल किशोर की, वो आज ही इलाहाबाद क्या है, उसमें मिलेंगे, ट्रेन में मिलेंगे, जा रहे हैं। तो ये बात सुनकर उनको मिलने की उत्सुकता हो जाती है, और वो भी जल्दी जल्दी ससुराल पहुंचते हैं, और अपनी साली सीता को बुलाकर कहते हैं, सीता कौन है, उनकी पत्नी जानकी देई की बहन है, और उसे कहते हैं कि आप अपनी बहन को बुला लाओ, यानी कि अपनी पत्नी को बुलाने के लिए कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इसका भी मैं जिक्र करूँगी, क्योंकि देखो भाई ये 1907 की बात है, ये कहानी लिखी गई थी कब, 1907 में। तो 1907 के समय में क्या होता था, जैसे आजकल तो भाई
पति पत्नी आपस में नाम लेते, लेकिन उस ज़माने में क्या होता था, अपनी पत्नी का नाम, वो भी परिवार के सामने अपनी पत्नी का नाम बुलाना मतलब एक अशोभनीय माना जाता था, मतलब अच्छा नहीं माना जाता, एक मतलब कि अभद्रता वाली बातें होती थी उस समय, मतलब हम किसी दूसरे के माध्यम से एक दूसरे को बुलाते थे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ भी वंशीधर अब खुद नाम नहीं लेकर अपनी साली के माध्यम से अपनी पत्नी को बुलाने के लिए कहते हैं। वंशीधर की पत्नी जानकी देवी, ये नाम सारे याद रखेंगे कहानी में, अपने पियर से मतलब अपने गांव से, पियर मतलब अपने खुद के गांव से जहाँ उनका जन्म हुआ, विदा लेकर पति के घर जाने की तैयारी करती है। जानकी देवी कहती है कि उसे उसके मेरे भाई नवल किशोर के साथ जाने से डर लगता है, क्योंकि वो बहुत हंसी मजाक करते हैं। देखो हंसी मजाक में वहाँ गलती हुई, ये ठीक है, हंसी मजाक करते हैं, हंसा हंसा कर पेट में दर्द कर देते हैं। वंशीधर जानकी देवी इक्का मतलब तांगा में बैठकर इलाहाबाद जाने के लिए रेलवे स्टेशन की ओर जाते हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे, मतलब कि ये है कि वंशीधर जब उन्हें बताते हैं कि जानकी देवी को कि हमें आज ही जाना होगा, मतलब अपने गांव के लिए निकलना होगा, वो बताते हैं कि नवल किशोर आ रहा है, हमें रास्ते में मिलेगा। तो वो कहते हैं कि नवल किशोर मुझे के साथ जाने में देखो बहुत हंसी मजाक करते हैं, मतलब हंसा हंसा कर पेट में दर्द कर देते हैं। तो वो मतलब कि इसमें क्या है, ये नहीं कि उनकी कोई मानसिकता ऐसी कमी है, थोड़ा सा वो संकोच कर रही है, उसके मतलब शर्मा रही है थोड़ा सा जाने के लिए, ऐसी ऐसी कोई बातें नहीं सोच रही, लेकिन वो संकोच कर रही है जाने के लिए, संकोच मतलब शर्मा रही है। वंशीधर और जानकी देवी इक्का तांगे वाले में बैठ के इलाहाबाद जाने के लिए, अब यहाँ देखेंगे इलाहाबाद रेलवे स्टेशन की ओर जाते हैं, ठीक है। ये जगह मैं बार बार बोल रही हूँ, जगह का नाम। देखिए कोई भी परेशानी हो, अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो इस पर आप मैसेज कर दिया करो, ठीक है। कोई भी आपको कुछ मेरे से बातें करनी हो तो इस पर मैसेज आप कर दिया करो। वंशीधर मुगल सराय से लेकर इलाहाबाद तक जाने वाली रेलगाड़ी में अपने मेरे भाई नवल किशोर को खोजता रहता है, किंतु कहीं नहीं मिलता। रेलगाड़ी चलते ही एक औरत घूंघट डालकर बैठी थी जो रोने लगती हैं, क्योंकि उसका पति रेलवे स्टेशन पर ही रह गया। गाड़ी चल गई, सभी आसपास के लोग उसे समझाने लगते हैं। अब ध्यान देखें, अब वो ये जगह का नाम है। वंशीधर मुगल सराय से लेकर इलाहाबाद, यानी मुगल सराय से इलाहाबाद जाने के लिए गाड़ी रवाना हो जाती है। वो अपने भाई मेरे भाई नवल किशोर को खोजता है। कौन खोजता है? वंशीधर खोजता है। किसको? नवल किशोर को, जो उसका मेरा भाई है और उसका खास दोस्त भी है, ठीक है। लेकिन जब गाड़ी चल पड़ती है तो मतलब कि नवल किशोर को खोजते रहते हैं, नवल किशोर नहीं मिलता है। लेकिन एक महिला बैठी जो घूंघट डालकर बैठी है, यानी पर्दा प्रथा को दिखाया गया कि उस समय किस तरह स्त्रियाँ पर्दा प्रथा के अंदर रहती थी, पर्दा में रहती थी, पर्दा प्रथा के अंदर नहीं, पर्दा में रहती थी, माफ़ी चाहूँगी, पर्दा में रहती थी। लेकिन उसका पति है, जो उसका हस्बैंड है, वो नहीं आ पाता है, वो रोने लगती है। भाई वो क्या है, वो अकेली रह जाती है और उनकी गाड़ी छूट जाती है, उनके पति नहीं आ पाते हैं। तो जैसा कि आमतौर पर होता है, आसपास के लोग समझाते हैं। वंशीधर कहते हैं कि यदि आप इलाहाबाद तक जा रहे हैं तो हमारे साथ उत्तर जाना, क्योंकि हमारे साथ महिला भी है। तार मिल जाएगा तो आपके पति अगली ट्रेन से आ जाएंगे। अब ये बात है कि वंशीधर किससे कहते हैं? जो रो रही है महिला, उसको कहते हैं कि आप चिंता ना करो। जैसे आमतौर पर कहा जाता है कि हम आपको जो आपकी जगह है, जो आपका स्थान है, जहाँ आपको जाना है, वहाँ हम आपको उतार देंगे, यानी हम भी वहीं जा रहे हैं और हमारे साथ महिला भी है, ठीक है। और अगर आपके पति का तार मिल जाएगा तो वो अगली स्टेशन पर, अगले मतलब कि जो अगला स्टेशन आता है, तो वहाँ आपके हस्बैंड आपको मिल जाएंगे, आपके पति आपको मिल जाएंगे। ट्रेन में बैठी आसपास की अन्य स्त्रियां ग्रामीण भाषा में समझाती है। एक अन्य औरत दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर वंशीधर की ओर ताकती है। वंशीधर उसके चरित्र पर शक करते हैं। अब ध्यान देंगे, मतलब कि जब वो रो रही है महिला, तो आसपास जो और भी महिलाएं जैसे ग्रामीण इलाकों से आते हैं तो ग्रामीण भाषा में बोलती हैं। जैसे आप भी मुझे बोलते हो कि मैम आपकी भाषा में क्या है, गाँव का प्रभाव है। बिल्कुल जी, मैंने गाँव से ही पढ़ाई की और गाँव में रही हूँ। थोड़े बहुत दिन के लिए मैं गुड़गांव चली गई थी। तो ऐसा नहीं कि हमारी जो पृष्ठभूमि होती है ना, आप किसी की वीडियो देखोगे जैसे यूपी वाला, आपको पता चल जाएगा कि ये जैसे चाहे महिला है चाहे पुरुष है, ये जो वीडियो बनाता है, जो पढ़ाता है, तो ये उस क्षेत्र से, चाहे हम कितने भी कोशिश कर लें,
चलें, हमारी जो मातृभाषा है ना वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती। और ये अच्छी बात भी है कि हमें अपनी जो ज़मीन है उससे जुड़ा रहना चाहिए। तो उसी में इस प्रकार से आप देखें कि ये भी धरातल से जो जुड़ी है महिलाएं, तो उस समय तो भाई अनपढ़ भी महिलाएं होंगी, हम तो फिर पढ़ लिखे, लेकिन तभी भी हमारी भाषा में इतना सुधार नहीं आ रहा है जितना हम लाना चाहते हैं। तो हमारा जो प्रभाव है, क्षेत्रीय प्रभाव है, तो उसी प्रकार से इन ये महिलाएं जो ग्रामीण महिलाएं हैं जो आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, तो वो अपनी भाषा में उन्हें सांत्वना देते हैं कि आप चिंता ना करें, ऐसे ऐसे आपके पति आपको मिल जाएंगे। लेकिन उसमें एक विचित्र बात है कि एक अन्य औरत है जो दुलाई वाली, मैं आगे बताऊंगी आपको दुलाई वाली कौन है। दुलाई का मतलब क्या होता है कि चादर चादर ओढ़े बैठी है, ठीक है, और वो बीच में से एक आंख निकाल कर वंशीधर को मतलब घूंघट में से एक आंख निकाल कर वंशीधर को बार बार देख रही है, ताक रही मतलब देख रही है। तो वंशीधर को ये बात अच्छी नहीं लगती कि उस ज़माने में तो भाई, आज के ज़माने में तो बहुत वो सुधार आ गया, उस समय अलग सी बातें लगती है भाई, ये भाई इतनी औरत भी घूंघट में घूंघट करके या मुझे क्यों ताक रही है। तो उस पर क्या है, वो सोचने लगते भाई ये मुझे बार बार क्यों देख रही है। वंशीधर इलाहाबाद से उतरे तो एक बुढ़िया भी उनके संग उतरी। अब क्या है, वो इलाहाबाद उतर जाते हैं रेलवे स्टेशन पर, तो एक बुढ़िया भी उनके संग उतरी। वंशीधर जानकी देवी तथा घूंघट वाली महिला को उस बुढ़िया की रखवाली में छोड़कर रेलवे मास्टर से मिलने गई। अब क्या है, वंशीधर क्या करते हैं, एक तो बैठी है बुढ़िया और एक बैठी है जानकी देवी जो कि वंशीधर की क्या है, पत्नी है, और एक बुढ़िया है, एक घूंघट वाली, यानी 3 महिलाएं यहाँ हैं। तो वो बुढ़िया तो भाई क्या है, बूढ़ी को रखवाली के लिए छोड़ जाते हैं, एक घूंघट वाली को, एक अपनी पत्नी को, और वो रेलवे स्टेशन मास्टर के पास रेलवे मास्टर के पास मिलने के लिए चले जाते हैं। आकर देखा तो दोनों स्त्रियां बूढ़ी औरत गायब थी। ये चारों तरफ देखने लगे, उनका कोई अता पता नहीं थे। इतने में सामने एक दुलाई को वाली को आते देखा। वंशीधर उनसे कहा कि तू उन स्त्रियों को लेकर कहाँ गई थी। इतने में दुलाई वाली मुंह खोल कर नवल किशोर खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। तो यहाँ देखेंगे आपको काफ़ी हंसी आएगी। तो वो कहती है कि मतलब कि कहते कि तुम मतलब बुढ़िया को रखवाली को छोड़कर मास्टर से आकर देखा तो दोनों इस तरह बूढ़ी औरत गायब थी। अब वो आकर देखते हैं कि दोनों स्त्रियां भी गायब थी, जो बैठी थी और बूढ़ी औरत थी। चारों तरफ उनको ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिल रहे। और इतने में मतलब वो बुढ़िया भी नहीं मिलती और औरत भी नहीं मिलती। तो इतने में जो चादर ओढ़े औरत थी वो क्या है, अपनी चादर को उसे कह रहे कि तू उन महिलाओं को लेकर गई थी, वो कहाँ गई। वो कह रहे हैं कि तू उन महिलाओं को लेकर वो कहाँ गई। तो दुलाई वाली जो दुलाई यानी चादर ओढ़े जो औरत खड़ी थी, तो वो क्या है, कौन था, वो नवल किशोर था। मतलब कि वो औरत नहीं थी, वो नवल किशोर ऐसी हरकत कर रहा था। तो नवल किशोर ने अपनी चादर फेंक कर और खिलखिला कर हंसने लगते हैं। मतलब कि वो कहते हैं ना कि अप्रैल फूल बनाया, तो वो उन्हें मूर्ख बना रहा था मजाक के लिए। तो मतलब कि वो देखे, वो जो कह रही थी उनकी पत्नी जानकी देवी वंशीधर की कि नवल किशोर के साथ मैं नहीं जाना चाहती क्योंकि वो बहुत मजाकिया है। तो उसी प्रकार वो मजाक कर रहे हैं कि कोई उसे, वो वंशीधर उसे औरत ही समझ रहा है, जबकि वो औरत नहीं है, धुलाई वाली औरत नहीं थी। वो कौन था, नवल किशोर था। और वो चादर को फेंक कर हंसने लगते हैं। वे धुलाई उतार कर फेंकते और पता चलता है कि वे तो नवल किशोर ही हैं जो बनारस से उनके साथ आ रहे थे। दोनों बहुत ज़ोर से हंसने लगते हैं। मतलब कि वो दोनों आपस में हंसने लगते हैं, जो शुरुआत से यानी बनारस से ही बैठे थे और धुलाई वाले के बेस में यानी एक महिला के बेस में बैठे थे और उन्हें बार बार देख कर हंस रहे थे। तो वो बाद में सामने आते हैं। धुलाई वाली कहानी मनोरंजन प्रधान कहानी, मतलब कि मनोरंजन करती है, आपको हंसी दिलाती है। कहानी की कथा वस्तु बेहद साधारण है, लेकिन कहानी में पाठकों को बांधे रखने की क्षमता है। अब ये कहानी क्या है, अब आपने कहानी सुनी, समझ में आया होगा आपको। कुछ ने तो भी पहले भी पढ़ रखी हो, कुछ पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। अगर कुछ गलतियाँ भी मेरे से हुई होंगी तो मतलब कहानी की कथा वस्तु साधारण है, लेकिन क्या है, जैसे मैं आपको सुना रही थी तो आपके अंदर उत्सुकता थी आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो वही बात है कि इस कहानी में एक उत्सुकता बनी रहती है कि पाठकों में, जो पढ़ने वालों में, कि आगे क्या होगा, जिससे कहानी में जिज्ञासा बनी रहती है। जिज्ञासा मतलब जानने के लिए कि आगे क्या होने वाला है। इस कहानी में तत्कालीन समाज यानी वर्तमान समाज
की परिस्थिति, घटना और मानसिकता का यथार्थ मतलब वास्तविक चित्रण हुआ है। लोगों की दिनचर्या यानी लोग सुबह से शाम तक क्या काम करते हैं। रेलवे यात्रियों रेलवे स्टेशन का परिदृश्य यानी ये रेलवे यात्रियों भाई कैसे रेलवे में जो ट्रेन में कैसे सफ़र करते हैं, रेल में कैसे सफ़र करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, तो देखते होंगे कैसे वहाँ का परिदृश्य रहता है, आसपास का वातावरण कैसे रहता है, आसपास के जीवन का सजीव चित्रण। मतलब ऐसा लगा जैसे कि अब ये कहानी मैंने आपको सुनाई तो ऐसा लग रहा हो कि जैसे आप देख रहे हैं। साथ ही स्त्री पुरुष की सोच और मानसिकता का भी जिक्र किया गया है। स्त्री पुरुष की सोच मतलब कि वंशीधर सोचने के मजबूर हो जाते भी ये मुझे बार बार क्यों देख रही है, क्योंकि उस समय महिला का ऐसे ताकना अच्छा नहीं समझा जाता था। ये कहानी हास्य गुण से भी व्याप्त है, जिसमें देसी धोती और विलायती धोती के माध्यम से पश्चिमी पहनावे पर व्यंग्यात्मक प्रहार किया गया। उपन्यास के मौलिक होने का जिक्र ग्रामीण प्रवेश के वर्णन से ज्ञात होता है, जिसमें ग्रामीण महिलाएं नवल किशोर को ये बारे में वार्तालाप से नारी मनोविज्ञान को दर्शाया गया है। मतलब कि ये है कि जैसे विलायती धोती ये कहानी के माध्यम से आया, विलायती धोती देसी धोती। तो उस समय जैसे हमारा देश गुलाम था तो भी हम क्या कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे आज़ादी के लिए। तो जैसे हमारे गांधी जी थे, गांधी जी लोगों को कह रहे थे कि जो विदेशी वस्तु उनका बहिष्कार करो, ठीक है, जो विदेशी वस्तु उनका त्याग करो, अपना पैसा अपने देश में होना चाहिए। भाई अब कोई व्यापार करता है तो आप कोई उससे चीज़ खरीदते तो ये तो आपको तो वो चीज़ मिल जाएगी, लेकिन इसको मुनाफा किसका होगा, जो बिजनेस करने वाला यानी जो बेचने वाला है, ठीक है। तो उसी प्रकार दिखाया गया है कि कहानी के माध्यम से अपनी देशी धोती पहनो, अपने देश में कुछ पैसा, अपने देश का पैसा देश में होना चाहिए, अपने देश के लोगों की आर्थिक स्थिति ऊपर उठे। विलायती जब धोती पहनोगे तो जो अंग्रेजों के पास पैसा जाएगा। तो इस कहानी के माध्यम से ये भी दिखाया गया कि वस्तु यानी विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार की मतलब कि उजागर किया गया है, ये प्रेरित किया गया है। और दूसरी इसमें क्या किया गया, पर्दा प्रथा का विरोध किया गया है। पर्दा प्रथा का जिक्र हुआ है कि किस प्रकार से कि पुरुष की मानसिकता कैसी है कि स्त्री क्या पर्दा में रहे। सारांश कहानी की रचना का विवेक उसकी मौलिक कल्पना से कुशलता का परिचय मिलता है। ये कहानी पूर्णतः मौलिक तथा यथार्थ गतिशील है। यथार्थ मतलब वास्तविकता पर आधारित है। ये कहानी जो घटना घटित होती है ना उस पर आधारित है। ये कहानी हिंदी की प्रारंभिक विकास की दृष्टि से उत्कृष्ट कहानी। अब कहानी के कथन हम पढ़ेंगे। कथन आपको पता है बहुत महत्वपूर्ण होते, बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे। उनकी हंसी से और किससे हंसी ठट्ठा भी गृह में अच्छे लगते हैं। उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। हर रोज़ चौक में मैं पैटी पुड़िया फाड़ काट रही थी। पैटी नहीं, चौक में बैठी आएगा भैया, बैठी, ठीक है, चौक में बैठी पुड़िया फाड़ रही थी। इतने में न जाने कहाँ से नवल किशोर चिल्लाने लगे, ए बुआ देखो देखो यहाँ, ए बुआ। मतलब कि जैसे हम तो बोलते भी रोहतक जो हमारा आसपास का झज्जर का रोहतक है तो हम बोलते ना ए बुआ, ऐसे दिखा, ए बुआ देखो। ये क्या है, एक क्षेत्रीय बोली है, एक क्षेत्रीय भाषा है। देखो तुम्हारी बहू पुड़िया खा रही है, मैं तो मारे शर्म के मर गई। हाँ भाभी जी ने बात उड़ा दी सही, हाँ भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वे बोलो खाने पीने के लिए आई हो ही, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। तो मतलब कि ये कथन कौन बोल रहा है, ये वंशीधर की पत्नी जानकी देवी बोल रही है। ये कथन वंशीधर की पत्नी जानकी देवी बोल रही है और किसी नवल किशोर के बारे में बोल रही है कि उनका हंसी मजाक का है, मुझे जो अच्छा नहीं लगता। वो एक बार बैठी पुड़िया फाड़ रही थी तो क्या कह रही थी कि देखो ए बुआ, मतलब वो अपनी बुआ को बोल रही है, नहीं किसके शिकायत कर रहे हैं, मजाक में शिकायत किसको कर रहे हैं, वो क्या है, वंशीधर की माँ यानी जानकी देवी की सास से कि आपकी बहू पुड़िया खाती है। नहीं एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूलकर विलायती पहनाई। नवल किशोर कट्टर स्वदेशी हुए ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे 2-4 सुनाए बिना न रहेंगे। और बात भी ठीक है, नायक विलायती चीज़ मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने में ही से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही। मतलब ये कथन कौन बोल रहा है, ये कथन वंशीधर बोल रहा है। और किसके बारे में, नवल किशोर के बारे में बोल रहा है कि आज मैं क्या है विलायती धोती पहन कर आया। तो इससे कौन चिढ़ जाएगा, नवल किशोर चिढ़ जाएगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि नवल किशोर है जो हंसी मजाक वाले, जो इस कहानी में दुलाई वाली के नाम से आए हैं। दुलाई वाली कौन है, नवल किशोर ही हैं।
तो वो क्या है, वो नवल किशोर चाहते हैं कि सभी लोग, सभी भारत के लोग, सभी अपने देश के लोग अपने स्वदेशी धोती यानी कपड़े पहने, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें यानी विलायती कपड़े ना पहने। तो इस पर वंशीधर कहते हैं कि वो बात तो ठीक है, मैं तो वैसे ही विलायती कपड़े पहन के, विलायती धोती बांध कर 2-4 बात नवल किशोर सुनाएंगे। और भाई बात भी उनकी सही है, क्योंकि मैं अपने देसी धोती पहनूंगा तो पैसा तो लगेगा, लेकिन पैसा अपने देश में तो रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से कथन है। तुम तो ना कि उन पर उन्हें और भी डरा रही हो, जरूर इलाहाबाद तार गया होगा, दूसरी गाड़ी से वे भी पहुंच जाएंगे, मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियां हैं जो ऐसी ही हैं, दूसरी गाड़ी में आने तक स्टेशन पर ठहरा रहूँगा। तुम लोगों यदि कोई प्रयाग में उतरे थोड़ी देर के लिए रेलवे स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं है, यदि मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुँचा दूँगा। तो ये कहानी, ये बात कौन बोल रहे हैं, वंशीधर बोल रहे हैं। और जो महिला है जिनके पति रेलवे स्टेशन पर रह गए, मतलब वो ट्रेन में नहीं चढ़ पाए, वो अकेली रो रही है। देखो भाई, अब इस बात को आज के ज़माने में देखें तो बड़ी हंसी आए। ये किसकी बात है, 1907, क्योंकि उस समय जो महिलाएं होती थी अनपढ़ होती थी, बेचारियों को पता नहीं तो कौन सी स्टेशन कहाँ है, कहाँ जाना है। तो कह रही हैं कि मैं भी वहीं जाऊँगा, मैं आपको छोड़ दूँगा, और वैसे डरो मत, मेरे साथ और भी महिलाएं हैं, ये भी क्या है, हम आपकी मदद कर देंगे, आपके पति भी आ जाएंगे। तो ऐसा समझा रहे हैं, ये वंशीधर के कथन है। ठीक है, अब आज के ज़माने की औरत तो विदेश में चली जाएं। ठीक है, ये उस ज़माने की बातें हैं भाई, ये 1907 की। पिछले कमरे में एक स्त्री जो फारसी छाट, ये फ्रांसीसी होगा भाई। ठीक है, छाट की धुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली, कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकाल कर वंशीधर को और ताक रही थी, और सामना हो जाने पर फिर से मुंह फेर लेती थी। वंशीधर सोचने लगी, क्या बात है, देखने में तो भले घर की मालूम होती है, पर आचरण इसका अच्छा नहीं है। अब क्या है, ये भाई क्या है कि देखने में तो ये भले घर की लग रही है, जो पहनावे से भी ऐसे चादर वादर ओढ़ के है, मतलब घूंघट भी निकाल रखा है, लेकिन ये बार बार मेरी तरफ क्या देख रही है, मुझे इनका आचरण अच्छा नहीं लगता। ये कौन बोल रहे हैं, वंशीधर बोल रही है। लेकिन वो घूंघट वाली कौन है, वो नवल किशोर है जो घूंघट के अंदर है। ठीक है, ये थोड़ी सी हंसी आपको भी आएगी। वंशीधर के जाते ही वह बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। अब तो वंशीधर बड़े असमंजस में पड़े, असमंजस में, हैरानी में। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह सब बीटेक है, लौट कर आए तो किसी ने न पाया, अरे सब कहाँ गए, ये कहकर चारों तरफ देखने लगे। पता नहीं इस पर वंशीधर घबराए, आज कैसी बुरी साहित्य में घर निकले थे, एक के बाद दूसरी आफत चली आ रही। इतने में सामने धुलाई वाली को आते देखकर कहा, तू ही उन स्त्रियों को ले गई है। इतना कहना था कि धुलाई से मुंह निकाल कर नवल किशोर खिलखिलाकर हंस पड़े। अब बात ये कह रहे हैं कि वो क्या टिकट लेने के चले जाते हैं, किसमें, स्टेशन पर चले जाते हैं, लेकिन बाद में वो जो महिलाएं वो गायब हो जाती। तो वो क्या कह रहे, अच्छी आफत आई, एक तो क्या टिकट नहीं ले पाई, अब मैं भी बेटिकट हूँ, मतलब मेरे पास भी टिकट नहीं है, और दूसरी बात वो महिलाएं भी गायब हो गई, कहाँ गायब हो गई। तो धुलाई वाली आती है जो नवल किशोर हैं, तो उसको कहते हैं कि तू ही उनको महिलाओं को लेकर गई थी। इस पर क्या है, धुलाई हटाकर, चादर हटाकर नवल किशोर हंसने लगते हैं। अब क्या है, मिर्ज़ापुर में तो अक्कल कत्ते थे, बल्कि मुगल शाही तुम्हारे साथ आ जाना रहा। एक मिनट भाई, मेरा थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगी। तुम सब मुगल सराय में, मेरा थोड़ा गला खराब हमेशा रहता है, मैं पानी पी लेती हूँ पसीने में। मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। मुझे अब तुम मुझे मुगल सराय से मेरे लिए चक्कर लगाते थे, तब मैं डोडी दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर बैठे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। ये मजाक क्या इंसान है। फिर मिर्ज़ापुर में जब तुम पेट धंधे में लगे थे, तुम्हारे पास निकला है, तुमने न देखा, तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा, फिर थोड़ा देख ले करते करते ये नौबत पहुंची। अच्छा अब चलो मैं जो उसे माफ़ करूं। अब बात ये है कि वो कह रहा कि अब तुम कहाँ थे, वो बोल रहा कि वंशीधर, तब इसके जवाब में कह रहा कि मैं मिर्ज़ापुर से नहीं, मैं तो मुगल सराय से तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, और आप मुझे ढूंढ रहे थे तो मैं वहीं था, और मैं क्या तमाशा देख रहा था, मतलब मजाक बना रखा उसने। ठीक है, जो कह रहे कि जो हुआ अब मुझे माफ़ करो। अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी होती है, हंसी में किसके प्राण भी निकल जाए, इन्हें दया भी न आए। ठीक है, तो ये किसके बारे में, नवल किशोर के बारे में। तो ये आपकी कहानी यहाँ ख़त्म होती है।
इसके प्रश्न उत्तर अगर आप चाहो तो मैं प्रश्न उत्तर भी शॉर्ट में लेकर आऊँगी। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रश्न इससे बाहर आएगा, सारे प्रश्न आ चुके हैं। और अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं संपूर्ण पाठ्यक्रम की, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, तो मात्र 1499 रुपये में इसे आप प्राप्त कर सकते हैं इन नंबर पर मैसेज करके, ठीक है। और पूरा पाठ्यक्रम निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा क्लास का, और संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको निःशुल्क मिल रहा है। और अपने साथियों तक शेयर जरूर कर दिया करो भाई। और एक बात और मुझे बतानी थी आपको भाई, मैं क्या है जल्दी, मैंने कहा था ना कि मैं आपको बताऊंगी, तो आरटीआई का जवाब नहीं आ रहा है। काफ़ी साथियों ने और ने भी लगा रखी है ऑनलाइन, तो मैं कोशिश करूंगी कल या परसों में 2 दिन में ऑफलाइन और आरटीआई लगा देती हूँ, ताकि अपना जवाब आ सके भी कितने फॉर्म भरे गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो ये भी हम करेंगे। बाकी अपने साथियों को भी शेयर कर दिया करो भी, आपके साथ साथी जुड़े होंगे जो भाई निःशुल्क पढ़ना चाहते हैं तो निःशुल्क भी पढ़ते रहें, पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मर्जी आपकी, पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे इतने पैसे नहीं हैं क्योंकि लोग 9-9 10-10 हज़ार का बैच बेच रहे हैं, कम किसी का 4,000 से कम नहीं है, लेकिन अपना तो बहुत सस्ता है। हम तो सिर्फ पीडीएफ के पैसे ले रहे हैं, पढ़ा तो आपको निःशुल्क रहे हैं ना, तो इसका फ़ायदा अवश्य उठाएँ। और मैं चाहती हूँ कि इसी भर्ती में आपका चयन हो जाए। कमेंट बॉक्स में आप बताते नहीं तो कि वीडियो कैसी लगी, अपना सुझाव ज़रूर दिया करो। आप भी अच्छे पढ़े लिखे हो, कोई भी आपका सुझाव है या वीडियो कैसी लगी तो ये आप रिस्पॉन्स यानी फीडबैक ज़रूर दिया करो। तो मैं चाहती हूँ कि आप प्रति उत्तर में कुछ लिखें आज की कहानी में, ठीक है। आज की कहानी आपको कैसी लगी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। इसी भर्ती में आपका चयन हो जाए, मैं भगवान से दुआ करती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।